औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू व दख़लना जन्नत। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतक़ब्बलन। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा ख़ुज़ बियदी। मेरे बच्चों, आज हम लोग फिजिक्स 9th क्लास चैप्टर नंबर 8 का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की। और अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे टर्म्स रिलेटेड टू हीट हमने डिफाइन कर ली हैं। और आज तो हमने टेम्परेचर मेजर करने का आला और उसके स्केल भी पढ़ ली है। थर्मोमेट्री की मैक्सिमम चीज़ें हम सीख चुके हैं। तो आज के इस लेक्चर में जी जनाब बात होगी हीटिंग। हीटिंग क्या है? व्हाट इज मेंट बाय हीटिंग ए बॉडी? हीट आप बॉडी को प्रोवाइड कर रहे होते हैं ना, वो दो काम कर सकती है। कितने काम? दो काम। एक ये कि वो काइनेटिक एनर्जी बन जाए, या दूसरा एनर्जी ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो इनको डिक्रीज करे। याद रखना, जो बॉडी की फिजिकल स्टेट है उसकी जिम्मेदार इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, पोटेंशियल एनर्जी होती है, एनर्जी ड्यू टू पोजीशन। ठीक है। अब ये जो हीट है या तो बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करेगी, मतलब उसकी फिजिकल स्टेट को चेंज करेगी, या ये एनर्जी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी को चेंज करेगी। एट ए टाइम दो काम नहीं करेगी। अगर काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करेगी तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब आज भी बताते हैं, एब्सोल्यूट जीरो का मतलब ये है कि नो काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी इज जीरो। इलेक्ट्रॉन्स भी स्टॉप कर जाएंगे रिवॉल्व। काइनेटिक एनर्जी जीरो का मतलब ये होता है। अब अल्लाह वालों, हीट या तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी मतलब उनकी मोशन की अमाउंट को इंक्रीज करेगी, या उनके दरम्यान में मौजूद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को वीक करेगी। और चीज को अगर वो सॉलिड फॉर्म में है तो पिघलाकर, जैसे कि इमारत गिरती है तो उसकी शेप चेंज हो जाती है, चीज को पिघलाकर लिक्विड स्टेट में ले। और वो हीट जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को वीक करने में यूज होती है, वो कभी भी टेम्परेचर राइज नहीं करती, बल्कि वो चीज के अंदर जाकर छुप जाती है। टेम्परेचर राइज नहीं करती, हम कहते हैं वो छुप गई है, उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट। समझ आया? लेटेंट हीट वो हीट जो या तो बॉडी को पिघलाएगी या बॉडी को गैसियस स्टेट में चेंज, बॉयल कराएगी, टेम्परेचर चेंज। ये है कि हीट या तो पोटेंशियल एनर्जी को रिड्यूस करेगी, चेंज इन स्टेट लेके आएगी, और उस हीट का नाम लेटेंट हीट होगा। और ये फिनोमेना ऑन द मेल्टिंग पॉइंट होगा, फिक्स टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, काइनेटिक एनर्जी चेंज। दूसरा, क्या बॉडी को हीट दे रहे हैं, पहले उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस था, अब क्या हो गया 2 हो गया। फिजिकल स्टेट नहीं चेंज होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स अब चेंज होगी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स चेंज नहीं होगी। ऐसी हीट को नाम दिया जाता है स्पेसिफिक हीट का। अभी भी नहीं समझे? जब बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा तो किस में चेंज आएगा? काइनेटिक एनर्जी में। मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटीज में चेंज आएगा, पोटेंशियल एनर्जी में, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में कोई किसी किस्म का चेंज नहीं आएगा। मसला समझ आ गया? फिर सुन ले और से, हीटिंग का मतलब क्या है? क्या बॉडी में हीट डाल रहे हैं, वो दो काम कर सकती है, या तो काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज या डिक्रीज करे। अच्छा, आप अगर हीट डाल रहे हैं तो आप हीट निकाल भी सकते हैं। कूलिंग का मतलब था बॉडी से हीट को
अब अगर मैंने किसी जिस्म से हीट निकालनी हो, चलो हीट डालनी है तो आप चूल्हे पर रख देंगे, हीट डलना शुरू हो जाएगी, ऐसा ही। अगर हीट निकालनी हो तो फिर कैसे निकालोगे? फ्रीजर में रखने से क्या होता है? फ्रीजर के अंदर का टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है, लो होता है ना फ्रीजर के अंदर का। और बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है? गर्मा गर्म खीर उठाई अंदर रख दी। तो फ्रीजर ने क्या करना है, जो आप फ्रीजर ने आप उसके अंदर का टेम्परेचर कम है तो अब क्या होगा, हीट फ्लो करेगी उस बॉडी से टूवर्ड्स द फ्रीजर। उसकी नाली अंदर होती है, एक जाल होता है नालियों का, वो नालियों से हीट को पकड़ता है और बाहर पीछे उसकी एक जाली लगी होती है, उससे जाके हीट को बाहर निकाल देता है। तो वो हीट को खींच कर अंदर से क्या होता है, फ्रीजर का टेम्परेचर लो है, बॉडी का टेम्परेचर हाई है, आस्ता आस्ता हीट बॉडी से निकलकर फ्रीजर की वो जो गैस है उसको मिलती है और गैस उसको हवा में खारिज करना शुरू कर देती है। जबरदस्ती। अभी भी नहीं समझे? समझ आया या नहीं आया? आगे तो जनाबे अली गौर से सुन ले, हीट जो किसी बॉडी को दी जाती है वो दो काम कर सकती है, या तो फिजिकल स्टेट को चेंज करेगी, अगर फिजिकल स्टेट को चेंज करेगी तो पोटेंशियल एनर्जी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को चेंज करेगी। क्लियर हो गया? उस हीट को लेटेंट हीट कहते हैं, उसकी वजह से टेम्परेचर चेंज नहीं होता। टेम्परेचर नाम है किसका? काइनेटिक एनर्जी। अब दूसरा काम ये हो सकता है, बॉडी की फिजिकल स्टेट चेंज नहीं हो रही तो फिर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी है तो मॉलिक्यूल चेंज होगी, तो फिर उससे टेम्परेचर राइज करेगा। और ऐसी हीट को कहते हैं स्पेसिफिक हीट। अगर बात समझ नहीं आई तो पूछो। आपके पास एक बॉडी थी, गौर से सुन लो, 1 kg की, उसका टेम्परेचर राइज करना है। सुन रहे हो ना? कितना टेम्परेचर? गौर से सुनना। बॉडी 1 kg की थी तो कितने जॉल एनर्जी चाहिए? 10 जॉल एनर्जी। उसके टेम्परेचर में 1 डिग्री केल्विन का राइज लाने के लिए टेम्परेचर का राइज क्या सेम है? अगर 1 kg बॉडी का टेम्परेचर कितना 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना है तो उसको 10 जॉल एनर्जी चाहिए। और अगर 10 kg की बॉडी है तो फिर कितने जॉल एनर्जी चाहिए होगी? 10 चाहिए। 1 kg को 10 चाहिए तो 10 kg को कितनी चाहिए? 10 टाइम्स मोर चाहिए। तो इसका मतलब मास ज्यादा होगा तो हीट भी ज्यादा देनी पड़ेगी फॉर द सेम चेंज, फॉर कांस्टेंट इंक्रीज इन द टेम्परेचर। समझ आया? अब गौर से सुन लेना। बॉडी 1 kg की है, मैं चाहता हूं उसका टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज आए। फिर बॉडी वही है, मैं चाहता हूं 2 डिग्री सेल्सियस का चेंज आए। बताइए किस इंक्रीज के लिए हीट ज्यादा चाहिए होगी, 1 डिग्री या 2 डिग्री की? 2 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चेंज करने के लिए ज्यादा हीट चाहिए। तो जनाब हीट को शो करते हैं डेल्टा क्यू से, तो डेल्टा एच से। समझ आ रहा है? तो ये चेंज इन टेम्परेचर के, टेम्परेचर के नहीं, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज याद रखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ज्यादा टेम्परेचर चेंज करना तो ज्यादा हीट या तो बॉडी को देनी पड़ेगी। अगर बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज कर रहा तो हीट ज्यादा देनी पड़ेगी। अगर डिक्रीज करेगा तो हीट रिलीज होगी, ज्यादा हीट खारिज होगी। समझ आ गया? अगर बॉडी का मैस ज्यादा है, बॉडी का मैस ज्यादा है, देखिए मैस ज्यादा होने का मतलब क्या ज्यादा हो जाएगा? मैस ज्यादा होने का मतलब क्या ज्यादा हो जाएगा? एटम से ज्यादा हो जाएंगे ना। अब मेरी क्लास में अगर 5 बच्चे हैं तो हर बच्चे को मैंने एक एक टॉफी देनी है, तो 5 पे काम चला जाएगा। अब बच्चे ही 50 हो जाए तो फिर 50 टॉफियां देनी पड़ेंगी ना। टेम्परेचर में राइज 1 डिग्री सेल्सियस लाना है तो पहले 1 kg था, थोड़ी हीट पे काम चल गया। अब जब मास ही 10 kg हो गया तो फिर क्या हुआ? फिर ज्यादा हीट देनी पड़ेगी फॉर द सेम, एटम्स की तादाद बढ़ गई है, मास बढ़ेगा, एटम्स की तादाद बढ़ेगी, तो फिर एनर्जी की वो मिकदार जिसके जरिए से हमने पहले 1 kg का टेम्परेचर राइज कर रहे थे, थोड़े एटम थे, थोड़ी एनर्जी दी, टेम्परेचर इंक्रीज कर गया। अब एटम ज्यादा हुए तो हीट भी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो जो हीट हमें रिक्वायर्ड है फॉर ए कांस्टेंट इंक्रीज इन द टेम्परेचर वो मास में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मास कांस्टेंट हो जाए तो फिर जो इंक्रीज इन टेम्परेचर है उसके भी हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब मजे की बात ये है, अगर मास ज्यादा होगा तो फॉर ए कांस्टेंट इंक्रीज इन द टेम्परेचर हीट ज्यादा चाहिए इंक्रीज के लिए। जब वो बॉडी ठंडी होगी तो ज्यादा हीट इंक्रीज करेगी, ज्यादा हीट रिलीज करेगी। सॉरी, समझ आ रहा नहीं आ रहा? क्लियर हुआ? और अगर
बॉडी का टेम्परेचर में इंक्रीज ज्यादा लाने के लिए हीट ज्यादा चाहिए, तो जब बॉडी के टेम्परेचर में डिक्रीज ज्यादा आएगा तो हीट भी ज्यादा इमिट होगी। समझ आ रहा नहीं आ रहा? अगर एब्जॉर्प्शन ज्यादा तो इमिशन भी फिर ज्यादा है, दोनों साइडों पे सोचना। क्लियर हुआ? अब ये दो बातें आपने याद रखनी है कि जो क्वांटिटी ऑफ हीट है वो चेंज इन टेम्परेचर के क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन शर्त यह है कि उसका मास क्या हो, कांस्टेंट हो। देखो ना, दो चीजों के दरमियान में आप ताल्लुक एट टाइम कंपेयर कर सकते हो ना। वैसे तो चीजें तीन है, एक है मास और दूसरा चेंज इन टेम्परेचर। हमने ये चेक करना कि हीट का चेंज इन टेम्परेचर के साथ क्या ताल्लुक है और हीट का मास के साथ क्या ताल्लुक है। समझ आया? तो जो हम किसी बॉडी को हीट प्रोवाइड करते हैं वो मास और टेम्परेचर दोनों पे डिपेंड करती है। लेट जो आपकी स्पेसिफिक हीट, बॉडी का टेम्परेचर राइज करने के लिए जो हीट आप देते हैं ना, वो मास पर भी डिपेंड करती है और टेम्परेचर के चेंज पे कितना चेंज लाना है उस पर भी डिपेंड करती है। क्लियर हुआ? अब तीन चीजें हैं, तो हीट का हमने कंपेरिजन किससे कर लिया, टेम्परेचर से कर लिया, लेकिन मास उस टाइम क्या होगा, बॉडी एक ही होगी। 1 kg की बॉडी है, उसके टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज लाया, 10 जूल एनर्जी चाहिए। आपने कहा नहीं 10 डिग्री सेल्सियस का चेंज लाना है तो फिर 100 जूल एनर्जी चाहिए, ज्यादा एनर्जी चाहिए। बात समझ आई नहीं आई? तो जो चेंज इन हीट है वो चेंज इन टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बशर्ते के बॉडी का मास कांस्टेंट रहे, वरना आप कंपेरिजन अच्छा नहीं कर सकते। दूसरा क्या, अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें, क्या कर दें जी? अब जो चेंज इन टेम्परेचर है वो कांस्टेंट हो, मतलब दो बॉडीज है उनका मास डिफरेंट है, लेकिन मैंने इसके टेम्परेचर में भी 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज लाया और इसके टेम्परेचर में भी, तो बेटा जी अब किसके लिए हीट ज्यादा चाहिए, किसके लिए कम चाहिए? तो आपको पता है कि जिस बॉडी का मास ज्यादा है उसके लिए हीट भी ज्यादा चाहिए। क्लियर हो गया? अब आप याद है आपको लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जब एक क्वांटिटी दो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो उनके प्रोडक्ट के भी क्या, फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2 delta Q, that is the change in heat, is directly proportional to the product of mass and change in temperature. जब ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगा तो कांस्टेंट आएगा इसकी जगह पे, नहीं। जब इसको इक्वालिटी में चेंज करेंगे तो यहाँ हमें एक मोटा बांधना पड़ेगा जो दोनों साइडों को कर देगा, बराबर कर देगा। क्लियर हुआ? ये जो कांस्टेंट आया ना, ये कांस्टेंट, ये बड़ी बदल की चीज है। ये जो सी है, ये जो सी है, ये किसके बराबर आ जाता है? दिस सी इज इक्वल टू द हीट रिक्वायर्ड। सुन रहे हो? अगर बॉडी का मास कितना हो जाए 1 kg, चेंज इन टेम्परेचर कितना हो जाए 1 डिग्री केल्विन। समझ आया नहीं यार? तो गौर से सुनना, पहले बात उसका यूनिट देख लो, हीट किस में होती है, जूल में, मास किस में होता है और टेम्परेचर केल्विन में, तो जूल पर केजी पर केल्विन। ठीक है जी? अब गौर से सुनना, अगर बॉडी का मास 1 kg हो, टेम्परेचर में जो चेंज है 1 केल्विन हो, तो जनाब सी किसके बराबर आ जाएगा, हीट के बराबर आ जाएगा। तो असल में जैसे जी फोर्स के बराबर आया था, याद है? कैपिटल जी मैंने डिफाइन करवाया था, नहीं करवाया था? करवाया था, बोलते क्यों नहीं हो? तो याद रखना, याद रखना, याद रखना, सी हीट की वो क्वांटिटी है जो किसी बॉडी के कितने केजी, 1 kg मास का टेम्परेचर 1 डिग्री केल्विन तक चेंज करने के लिए चाहिए। ये हीट की वो क्वांटिटी है, सुन रहे हो? ये अमाउंट ऑफ हीट है दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज। मैं इंक्रीज नहीं करता, चेंज। अब बेटा बात का बॉडी ठंडी होगी तो हीट की वो मिकदार जो एक बॉडी इमिट करेगी अपने टेम्परेचर में, गौर से सुन ले, हीट की वो मिकदार जो किसी भी मटेरियल का 1 kg मास, मटेरियल डिफरेंट है, आपका कॉपर है, सिल्वर, ऐसे ही है ना? जैसे आपने पढ़ी थी डेंसिटी, फिर आपने पढ़ा था यंग्स मॉडुलस, इलास्टिसिटी मॉडुलस, पढ़ा था नहीं पढ़ा था? और आज एक और बड़ी मजे की चीज आ गई है, स्पेसिफिक हीट। ये आपको क्या बताएगी, पहले ये तो सुने कि ये आपको ये बताएगी किसी भी सब्सटेंस के 1 kg मास जो है उसके टेम्परेचर में अगर 1 डिग्री केल्विन का डिक्रीज आए तो वो कितनी हीट इमिट करेगा, या अगर 1 kg मास के टेम्परेचर में 1 डिग्री केल्विन का इंक्रीज आए तो वो कितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा। अब जिस मास आपका सेम है ना, 1 kg मास है,
और टेम्परेचर का इंक्रीज भी क्या 1 डिग्री केल्विन। अब कुछ मादा जात जो है उनका टेम्परेचर जो है 1 डिग्री केल्विन तक राइज करने के लिए आपको ज्यादा हीट चाहिए। ठीक है बच्चों, तो क्या स्पेसिफिक हीट, अब मैंने क्या बात बताऊं, ये सी जो है सी, ये गौर से सुनना, दो चीजें मैंने कांस्टेंट कर दी, मैंने नहीं की, साइंटिस्ट ने की। मैथ 1 kg टेम्परेचर, हर मटेरियल, सोने का 1 kg ले लो, चांदी का 1 kg ले लो, एल्यूमिनियम का 1 kg ले लो, समझ आया? 1 kg ऑफ एवरी मटेरियल आपने ले लेना, ठीक है। फिर हर मटेरियल के टेम्परेचर में कितना इंक्रीज लाना, 1 डिग्री केल्विन का या 1 डिग्री सेल्सियस का। बेटा हर मटेरियल को जो आप हीट देंगे ना इस नेक काम के लिए कि 1 kg मास का टेम्परेचर कितना इंक्रीज करना, 1 डिग्री केल्विन। याद रखना, आपका ज़हन तो यही कहेगा कि सारे के सारे जो मटेरियल्स हैं वो सेम हीट की क्वांटिटी लेंगे, लेकिन एक्सपेरिमेंट बताते हैं ऐसा नहीं। कुछ मटेरियल्स हीट ज्यादा लेते हैं, उसी देखो मास भी सेम है, चेंज भी सेम है, लेकिन हीट की क्वांटिटी कुछ मटेरियल्स ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं और कुछ कम करते हैं। ऐसा क्यों है? इस सवाल का जवाब आप लोग मुझे देंगे। मास ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, सेम मास, same change in temperature, but they take different amount of heat for that change, for the same change. Same mass of different materials take different amount of heat for 1 degree rise in their temperature. तो मैंने जवाब क्या दिया कि every material is specific in its नेचर। जब नेचर डिफरेंट है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की, मटेरियल्स की, तो फिर जो हीट ली जाएगी वो भी तो स्पेसिफिक ही होगी ना। सोना स्पेसिफिक है, चांदी स्पेसिफिक है, तो इस हीट को कहते हैं स्पेसिफिक हीट। और ये डिपेंड करती है किस पे, मटेरियल की जात पर। किस पर? जात पर, नेचर पर, जिबिल्लत पर, फितरत पर। तो क्या स्पेसिफिक हीट, हरारत मखसूसा। हर मटेरियल खास ही, खास मटेरियल हीट भी खास लेगा, मास सेम होगा, चेंज इन टेम्परेचर भी सेम होगा, लेकिन डिफरेंट मटेरियल्स हीट की क्वांटिटी डिफरेंट लेते हैं। समझ आ गया? ऐसा क्यों है? क्योंकि उनकी नेचर डिफरेंट होती है, याद रखना। नहीं समझा दोबारा पूछ लो। तो ये सी स्पेसिफिक हीट है जो आपको मटेरियल की नेचर बताएगी। क्लियर हुआ? द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg mass of a substance by 1 degree Kelvin is called specific heat. इसको क्या कहते हैं? समझ आ गया? याद रखना, इधर मैथमेटिकल डेफिनेशन यही है कि अगर ये फार्मूला था आपका, आप अपने फार्मूला ड्राइव करना भी सीख लिया, या लिखा हुआ यहाँ पे पढ़ ले। जनरली व्हेन ए बॉडी इज हीटेड, आमतौर पर जब किसी जिस्म को गर्म किया जाता है, इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय इट। सुन रहे हो? जो इंक्रीज इन टेम्परेचर होता है वो क्या होता है? क्या होता है बोलो? अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द बॉडी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। It has also been observed that the quantity of heat required to raise the temperature delta T of a body is proportional to the mass of body. दोनों बातें लिख दी है। It is found from the experiments that, दोनों बातें ऐसे लिख दो, from the experiments that the amount of heat absorbed by a mass m of a body is directly proportional to the change in its temperature delta T। पहली चीज लिख लोगे। और भाई ये कह रहा हूं मैं मैथमेटिकली मैंने लिखा हुआ, लो अभी मैं आपको इंग्लिश में भी लिख देता हूं। पहली चीज क्या लिखनी है? द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड या रिलीज भी आ सकती है बाय ए बॉडी इज क्या? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
proportional to the what? To the amount of heat absorbed by a body of mass, चलो ये कर देता हूं, m is what is directly proportional to the change in its temperature, that is delta T. That is delta T. डेल्टा T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. मैं डेल्टा T भी डाल सकता था. The quantity of heat, amount of absorbed heat, the amount of heat absorbed, that is the change in heat, delta Q. Okay, delta Q absorbed, that is the change in heat of a body of mass m is directly proportional to the change in temperature, change in its temperature, that is delta T. मैंने ये लिखा हुआ, इसको 1 का नाम दिया. ये अब अंग्रेजी में इतना लंबा लिखा और मैथमेटिक्स में ये लो रिलेशन बना. So it is observed, it is found from the experiments that delta Q is directly proportional to the change in temperature, delta T. And number 2 क्या लिखोगे, बोलो. और भाई 2 पे क्या लिखोगे, बोलना नहीं है ना, नहीं बोलना. Absorbed by a body is directly proportional to the, बोलो बोलो. नंबर 2 क्या बोलोगे, द अमाउंट. उसको मैथमेटिक्स में मैंने ये लिखा, डेल्टा Q is directly proportional to m, that is for delta T change in the amount of heat. ठीक है, UNT है ना, AMOUNT, amount of heat absorbed by a body, the amount of heat absorbed by a body for delta T, for delta T change in temperature is, समझ आ गया, for a change in temperature delta T is directly proportional to mass of body, that is small m. और उसका मैथमेटिक्स में डेल्टा Q is directly proportional to m, but delta T is constant. Change in temperature will be constant. ये लिखा आपकी बुक पे भी, देख रहे हो. It has also been observed that the quantity of heat required to raise the temperature, ये लिख दो, the quantity of heat ये लिख दो, यहाँ तक ये लिख दो दूसरे में, तो लिख दिया पहला भी दूसरा भी, तो इन दोनों को कर लिया इकट्ठा. पहले लिखना 1, यहाँ लिखना दैट इज, पहले का क्या मतलब है, डेल्टा Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T, 1 आ गया. एंड व्हाट विल हैपन, द चेंज इन डेल्टा Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m. फिर कहना फ्रॉम 1 and 2, ये चीज प्रोडक्ट के बराबर आ जाएगी. यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगा जब यहाँ पे इक्वलिटी आएगी. Here delta Q is the amount of heat absorbed by the body. डेल्टा Q क्या है, हीट एब्जॉर्ब बाय द बॉडी है, और रिलीज बाय द बॉडी भी हो सकती है. एंड C is the constant of proportionality called the specific heat capacity or simply specific heat भी कहते हैं. The specific heat of a substance is defined as, तो मैंने आपको मैथमेटिकली बता दिया था, मास भी 1 कर दो, चेंज इन टेम्परेचर भी 1 कर दो. याद आया, तो C की मैंने इक्वेशन भी बना के दी है पीछे, यही है कि C की ये डेफिनेशन. अब आप अगर मास भी 1 kg कर दे, चेंज इन टेम्परेचर भी 1 डिग्री केल्विन कर दे, तो C हीट के बराबर आ जाएगा. तो द अमाउंट ऑफ हीट, क्या स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सब्सटेंस इज, यहां से शुरू हो रहा है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg मास ऑफ ए सब्सटेंस. किसी भी सब्सटेंस के की जो स्पेसिफिक हीट है, वो हीट की वो मिकदार है जो उस सब्सटेंस के 1 kg मास का टेम्परेचर 1 डिग्री केल्विन तक राइज करने के लिए हम लोग देते हैं. क्लियर हो गया. मैथमेटिकली हम इसको यूं लिखते हैं. ऐसा यूनिट क्या आएगा,
हीट जूल में होती है, मास केजी में होता है, टेम्परेचर केल्विन में होता है, तो जूल पर केजी पर केल्विन। अच्छा, इनमें सबसे ज्यादा वैल्यू बताओ कौन सी है? सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सी है, जल्दी से बताओ। किस चीज को गर्म करने के लिए ज्यादा हीट देनी पड़ेगी? चेक करो। 4200 जूल से कुछ ज्यादा हो तो बताना मुझे, बोलो। पानी वो सब्सटेंस है जिसके 1 केजी को हीट करने के लिए आपको 4200 जूल एनर्जी देनी पड़ेगी 1 केजी मास। ठीक है, 1 केजी मास का टेम्परेचर 1 डिग्री केल्विन तक राइज करने के लिए आपको 42 जूल एनर्जी देनी पड़ेगी। क्लियर हो गया? और पुत्र जी ये भी बात गौर से सुन लो, अगर पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री केल्विन डिक्रीज करेगा तो पानी का 1 केजी जो है वो 4200 जूल एनर्जी रिलीज करेगा। ठंडा होने के लिए एनर्जी रिलीज करेगा और गर्म होने के लिए इतनी एनर्जी फॉर 1 डिग्री केल्विन राइज इन इट्स टेम्परेचर 1 केजी मास हीट एब्जॉर्ब करेगा। क्लियर हो गया? अब मरकरी किधर गया भाई? मरकरी किधर गया भाई? ये लो 138.6, कम ही है ना, इससे कम है लेड, उससे कम भी कोई है? गोल्ड, देख रहे हो? इससे भी कम कोई है? कार्बन, इससे भी कोई कम है? 121 से भी कोई कम है? बोलो भाई, देख लो। 121 से भी कोई कम है? देख लो। हाँ जी बच्चे, कहां पे बेटा? 810 जूल है, ये 121 जूल। आप बताओ 100 या 800? छोटा ना ये। तो कार्बन की स्पेसिफिक हीट सबसे कम है। फिर बेटा गोल्ड जो है उसकी स्पेसिफिक हीट कितनी आई? लेड की 128, लेकिन बेटा ये लिक्विड नहीं होते, मरकरी लिक्विड होता है, सिर्फ 10 डिग्री केल्विन का, सॉरी 10 जूल्स का फर्क है। समझ आया नहीं आया? अब मजे की बात यह है, इसका टेम्परेचर 1 डिग्री केल्विन तक इंक्रीज करने के लिए हीट 138.6 मतलब 139 जूल्स एनर्जी चाहिए। थोड़ी एनर्जी चाहिए, जल्दी टेम्परेचर राइज कर जाएगा। नहीं समझ आया? हमें तो टेम्परेचर में ये करना है ना, तो बस जहां तक बॉडी का टेम्परेचर है उससे ज्यादा तो टेम्परेचर राइज नहीं करेगा ना। टेम्परेचर थर्मल इक्विलिब्रियम आ जाएगा, फिर उससे ज्यादा टेम्परेचर राइज नहीं करेगा। क्लियर हो गया? उसके ऊपर थर्मामीटर का टेम्परेचर जा ही नहीं सकता। समझ आया नहीं यार? कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ऊपर उसका टेम्परेचर राइज नहीं करेगा, दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, बस थर्मल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। तो अल्लाह वालों याद रखना मरकरी इसलिए थर्मामीटर में यूज होता है। मरकरी इसलिए थर्मामीटर में यूज होता है। क्लियर हो गया? इन SI यूनिट्स mass m is measured in kg and heat delta Q is measured in joules and temperature increase delta T is taken in Kelvin. Hence SI unit of specific heat is joule per kg per Kelvin. Specific heats of some common substances are given in the table 8.1.